दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जिबाल बॉबी और एमडीआरटी सीक्रेट के एक और शानदार पॉडकास्ट के साथ मैं आपके सामने आज फिर रूबरू हूँ। एज़ ए फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको हर सेल्स कॉल में ऐसा देखा होगा आपने कि आपको आपके प्रॉस्पेक्ट ने, बायर ने आपसे काफ़ी सवाल किए होंगे और उनमें से काफ़ी ऑब्जेक्शंस भी होंगे, स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस भी होंगे। सो आज का पॉडकास्ट इसी इसी के बारे में है कि ऑब्जेक्शंस को कैसे ओवरकम किया जा सकता है। और ये जो भी विश्व के विद्वान एमडीआरटी सफल एमडीआरटी सीओटीज़ हैं, उनसे प्रेरित होके ये मैं आपके साथ में आज पॉडकास्ट शेयर कर रहा हूँ। सो इनमें से जो पॉपुलर ऑब्जेक्शंस हैं उनके बारे में एक-एक करके हम लोग बात करेंगे। ऐसा देखा गया है कि क्लाइंट जब भी नो कहता है, इसका मतलब ये है कि एज़ ए फाइनेंशियल एडवाइज़र आपने अपनी बात को सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया है और आपने आपके जो प्रॉस्पेक्ट है उसको एजुकेट नहीं किया है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपने अपॉइंटमेंट ले लिया है जिसकी आपको तलाश थी, आप कस्टमर के सामने होते हैं, आप अपनी बात को रखते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर आपको जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट चाहिए वो रिज़ल्ट आपको मिलेगा। लेकिन अंत में आपको उत्तर मिलता है कि मैं इसके बारे में आपको सोच कर बताता हूँ। और इस तरह का आंसर मिलने के बाद एक रोड ब्लॉक आ जाता है और काफ़ी बार फाइनेंशियल एडवाइज़र डिस्करेज हो जाते हैं। जबकि हमको पता है ऑब्जेक्शंस जो हैं वो प्रोसेस का हिस्सा है और फाइनेंशियल एडवाइज़र्स को उनकी ज़िंदगी में डेली बेसिस पर इसका सामना करना होता है। लेकिन जो सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं वो ऑब्जेक्शंस को एक अपॉर्च्युनिटी की तरह देखते हैं। ऑब्जेक्शन आने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण जैसे मैंने आपको बताया वो है कि शायद मैं अब बेहतर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ अपने विचारों को, अपने अपने सॉल्यूशंस को, अपनी रिकमेंडेशन को मैं इस तरह से नहीं उस कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ कि सामने वाला उसको समझ सके। और यहाँ पर ग्रेगरी गागने जो एक 19 ईयर एमडीआरटी मेंबर है न्यू हैम्पशायर से, उनका कहना है कि आपका क्लाइंट जो है वो डिफेंड तभी करता है जब उसको लगता है कि उसको कुछ बेचा जा रहा है, उसको कुछ ऐसा रिकमेंड किया जा रहा है जिसकी उसको ज़रूरत नहीं है। काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि लैक ऑफ नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग की इशू की वजह से ये प्रॉस्पेक्ट को ये फीलिंग आती है और उसके बाद वो ऑब्जेक्शन लगाता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अंडरस्टैंडिंग का कोई इशू है, आपने जो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन दिया है, आपने जो एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं और आपको लग रहा है कि हो सकता है कि मेरी बात उस तक सामने वाले तक ना पहुंच पाई हो, तो आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आपने जो बोला है क्या कस्टमर ने इसको सही समझा है। गैगने बोलते हैं कि इसके लिए बहुत सिंपल है, आप पूछ लीजिए कि सर मैंने आपके साथ जो डिस्कशन किया है, आपके साथ जो शेयरिंग की है, इसमें आपका लर्निंग क्या है, आपकी समझ क्या है। तो ये आपको क्लैरिटी देगा कि आपकी बात सामने वाले तक पहुँची है या नहीं पहुँचनी। गैगने बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्शंस हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं अगर प्रॉस्पेक्ट को मैं इस प्रोसेस का हिस्सा बना लेता हूँ, बाइंग सेलिंग का हिस्सा बना लेता हूँ। कोई भी इंसान, कोई भी प्रॉस्पेक्ट कस्टमर ये कभी नहीं चाहेगा कि उसको कुछ बेचा जाए। लोग कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज़ को खरीदते हैं और तभी खरीदते हैं जब उनको लगता है कि वो उनकी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और ऑब्जेक्शंस आने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो क्लाइंट होते हैं वो चाहते हैं कि ये जो डिस्कशन है इस डिस्कशन में कंट्रोल उनका रहे। और ऑब्जेक्शंस को ओवरकम करना ये उतना ही सिंपल है। अगर आपको प्रोसेस पता है तो ये स्टार्ट होता है एजुकेटिंग योर क्लाइंट्स ऑन प्रोडक्ट और आप जो रिकमेंडेशन दे रहे हैं, जो सॉल्यूशन दे रहे हैं, उसके पीछे जो नंबर्स हैं, उसके पीछे जो लॉजिक है, उसके पीछे जो कैलकुलेशन है, वो आपको आपके प्रॉस्पेक्ट को बताना होगा। और काफ़ी बार ऐसा होगा डिसीजन मेकर आपका प्रॉस्पेक्ट नहीं होगा, शायद डिसीजन मेकर स्पाउस हो सकती है, बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स कंसल्टेंट हो सकते हैं। सो ये मीटिंग आपको उनके साथ में करना चाहिए। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज़ ऑब्जेक्शंस जो होते हैं वो आप उनको काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं अगर आप क्लाइंट को इस प्रोसेस का हिस्सा बना लेते हैं, बिकॉज़ कोई भी नहीं चाहता कि उसको कुछ बेचा जाए। तो आइए एक-एक करके कुछ जो पॉपुलर ऑब्जेक्शंस हैं उनको कैसे हैंडल किया जाता है हम समझते हैं। सो एक ऑब्जेक्शन है लाइक ऐसा ऑब्ज़र्व किया है, ये ऑब्ज़र्वेशन है वॉल्टर पुटनम की, सीएफपी हैं, सीएलयू हैं और ये 38 ईयर एमडीआरटी मेंबर हैं नॉर्थ कैरोलिना से। तो ये ऑब्जेक्शन है दे डोंट हैव द मनी, मतलब प्रॉस्पेक्ट के पास पैसा नहीं है।
आपने प्रेजेंटेशन दिया, आंसर यही आया कि मैं अभी इस सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं डिसीजन ले सकूँ। सो यहाँ पर वॉल्टर का कहना है कि ये एक प्रॉस्पेक्टिंग इशू है। अगर इस कारण से आपका कस्टमर नहीं ले रहा है कि उसके पास पैसे नहीं है, दैट मीन्स आप सही व्यक्ति तक नहीं पहुंच रहे हैं और ये एक प्रॉस्पेक्टिंग इशू है। आपको ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का डेटा कलेक्ट करना चाहिए, रेफरेंसेस लेना चाहिए जो कि क्वालिफाइड प्रॉस्पेक्ट हो और फाइनेंशियल कैपेबल हो आपका एडवाइस लेने के लिए। सो आप समय ना गंवाएं ऐसे लोगों के पास जिनके पास में पैसा नहीं है। दैट मीन्स आप जाने से पहले अपने प्रॉस्पेक्ट को क्वालिफाई ज़रूर करें। फिर एक कॉमन ऑब्जेक्शन है, दे आर टू बिजी। सो यहाँ पर मैथ्यू हॉजली जो कि CFP हैं और 10 साल से MDRT मेंबर हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है। सो यहाँ पर एक कॉमन ऑब्जेक्शन है और वो ऑब्जेक्शन ये, लेट मी थिंक अबाउट इट, या फिर आई एम टू बिजी, मैं इसके बारे में सोचता हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। तो उनका कहना क्या है। सो उनका उनका यहाँ पर एक सिंपल फार्मूला है। उनका फार्मूला ये है मैथ्यू का कि वो अपने प्रॉस्पेक्ट को 3 बार फॉलो करते हैं प्रेजेंटेशन देने के बाद में, और तीसरे बार जब उनको अगर आंसर नहीं मिलता है या सेम रिपीटेडली आंसर मिलता है, सो वो अपने प्रॉस्पेक्ट को ये कम्युनिकेट करते हैं कि सर ये फ़ाइल को मैं अभी फ़िलहाल क्लोज़ करता हूँ और आप मुझे बताइए कि कौन सा समय बेहतर होगा जब मैंने जो रिकमेंडेशंस आपको दी हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप तैयार रहेंगे। और उनका अनुभव बताता है कि जब इस तरह की वो बात करते हैं तो काफ़ी सारे जो प्रॉस्पेक्ट होते हैं वो नहीं चाहते कि उनकी फ़ाइल क्लोज़ की जाए और वो इमीडिएटली डिसीजन लेके इस पे काम करना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा हुआ है जहाँ पर प्रॉस्पेक्ट ने ये भी कहा है कि हाँ, आप फ़ाइल क्लोज़ कीजिए। तो इस स्थिति में ये जो MDRT एडवाइज़र हैं उनको एक क्लैरिटी हो जाती है कि अब इस व्यक्ति के साथ में अभी फ़िलहाल और समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। जब कभी फ्यूचर में ये मेंटली तैयार होगा तब इसके साथ दोबारा से काम किया जा सकता है। फिर एक और पॉपुलर ऑब्जेक्शन है कि अभी इंश्योरेंस की अभी ज़रूरत नहीं है, दे डोंट नीड इंश्योरेंस बिकॉज ऑफ देयर एज। सो यहाँ पर लैरी फॉर्टनबेरी जो कि CLU हैं, 42 ईयर MDRT मेंबर हैं, उनका उनका इसको हैंडल करने का तरीका क्या है। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से उन्होंने बताया है कि वो प्रॉस्पेक्ट से पूछते हैं कि सर अगर आपको अभी इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है तो किस एज पे आपको लगता है आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत होगी। लेट्स से कस्टमर की एज है 28 ईयर्स और कस्टमर बोलता है कि अभी नहीं, 2 साल के बाद, 1-2 साल के बाद देखता हूँ। तो दैट मीन्स सर यू विल बाय इंश्योरेंस एट द एज ऑफ 30। यस। सो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, आपको एट द एज ऑफ 28 उसका क्या प्रीमियम आ रहा है एक पर्टिकुलर सम अश्योर्ड पे वो कैलकुलेशन करना है, और 30 की एज पर अगर सेम सम अश्योर्ड पे कैलकुलेशन करेंगे तो यू विल सी देयर विल बी अ डिफरेंस इन द प्रीमियम। सो आपको कस्टमर को, प्रॉस्पेक्ट को ये बात बतानी है कि अगर वो आज इंश्योरेंस लेता है तो उसका जो अमाउंट है वो X होगा, जबकि 2 साल के बाद अगर वो सेम इंश्योरेंस लेता है तो उसका अमाउंट Y होगा। सो वेट करना फ़ायदे का सौदा नहीं है, क्योंकि आपका एज जैसे जैसे बढ़ेगा आपका प्रीमियम भी बढ़ेगा, और आज इंश्योरेंस लेना फ़ायदे का सौदा है क्योंकि आज आपको इंश्योरेंस सस्ता मिल रहा है और आपकी हेल्थ भी आज आपको अलाउ करती है कि आप सही इंश्योरेंस ले सकें। इसके अलावा एक और ऑब्जेक्शन है, वो ऑब्जेक्शन ये है, दे कांट मेक ए डिसीजन। काफ़ी सारे लोग फैंसिटर होते हैं, सब कुछ समझने के बाद प्रेजेंटेशन को दे आर लाइक 50% दे आर इन यस, 50% दे आर स्टिल इन द डिसाइडिंग मोड। सो यहाँ पर फ्रैंक एंड रॉयली जो हैं, ये भी एक 30 ईयर MDRT मेंबर है, और इनका क्या तरीका है। सो इनका जो फेवरेट क्लोज है वो ये है, वो एप्लीकेशन फॉर्म निकालते हैं और प्रॉस्पेक्ट से सवाल करते हैं और फॉर्म भरना शुरू कर देते हैं। डिड आई स्पेल योर नेम करेक्टली, और सीधा फॉर्म जब भरते हैं तो पूछ लेते हैं सर ये जो स्पेलिंग है क्या ये स्पेलिंग सही है, और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो इंफॉर्मेशन फॉर्म में भरना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर ऐसा उनका अनुभव है कि जो सामने वाला बंदा प्रॉस्पेक्ट है, काफ़ी बार वो जो भी इंफॉर्मेशन है देता जाता है, दैट मीन्स मेंटली ही इज़ रेडी टू प्रोसीड। और यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है, सो यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्शन के तरीके बताए गए हैं उसमें से एक तरीका आजमाया जाता है, लाइक शायद कम्युनिकेशन या एजुकेशन में कोई कमी है, अगेन दैट नीड टू बी रीइंफोर्स, और
अगर अपनी बात को बेहतर तरीके से सामने रखा तो देन चांसेस आर वेरी हाई कि जो कस्टमर है वो एग्री करेगा और उसके ऊपर एक्शन भी लेगा। फिर वन मोर ऑब्जेक्शन इज द क्लाइंट डजंट अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट और प्लान। तो काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि उसको शायद अभी भी क्लैरिटी नहीं है प्रोडक्ट को लेके या सोल्यूशन को लेके। तो यहाँ पर विलियन मॉर्विन जो हैं CFP जो हैं और ये 8 साल से MDRT के जो मेंबर हैं, इनका अपना एक एक्सपीरियंस है। सो यहाँ पर अगर क्लाइंट को प्रोडक्ट या प्लान समझ में नहीं आया, इसका मतलब ये है कि एडवाइज़र ने एक बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जिसको मिस कर दिया, एक फैक्ट को उसने मिस कर दिया। फैक्ट ये है कि जब भी आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो आपको प्रेजेंटेशन देते समय आपके जो क्लाइंट की यूनिक सिचुएशन है उसको ध्यान में रखना है। उसका जो प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई करते हुए आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, सॉल्यूशन रिकमेंडेशन होना चाहिए। और अगर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लाइंट को समझ पाएंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप उसको समझा पाएंगे और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप डिस्क्राइब कर पाएंगे कि आपका जो रिकमेंडेशन है वो कैसे एक राइट फिट है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये कुछ पॉपुलर ऑब्जेक्शंस हैं और ये ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल किया जा सकता है। आगे और पॉडकास्ट में इसी तरह के मैं कुछ इंटरेस्टिंग सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करूँगा। इसी तरह आप हमारे पॉडकास्ट को सुनते रहिए। MDRT फैक्ट्री को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक अगर आपने MDRT स्कूल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कीजिए और अपनी इस MDRT COT TOT की जर्नी को सफल बनाइए। समय निकाल के सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।